ये गाज़ा है। गाज़ा पट्टी का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर, फ़लस्तीनियों का वो ही शहर जहां दुनिया अब ऐसा नज़ारा कभी नहीं देख पाएगी। ये तमाम इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा सिवाय तबाही, बर्बादी, जुल्म और बमबारी के। अगर ये कहा जाए कि शहर के मुकद्दर में बार बार तबाह होना लिखा था तो गलत नहीं होगा। कई जंगों में ये शहर बार बार तबाह हुआ। कभी जलजलों ने गाज़ा को तबाह किया, कभी हलाकू खान ने गाज़ा में तबाही मचा दी, तो कभी गाज़ा मुख्तलिफ मुल्कों के कब्जे में रहा और अब एक बार फिर से गाज़ा तबाह हो चुका है। यहाँ पर अब ऐसी कोई इमारत नहीं रही जिसने गाज़ा में गुजरी हुई सदियां देखी हो। गाज़ा किस हद तक तबाह कर दिया गया है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि तबाह किए जाने वाले घरों और कारोबारी इमारतों का कम से कम भी 37 मिलियन टन मलबा गाज़ा की गलियों और बाजारों में जमीन पर मौजूद है। अगर 100 ट्रकों के साथ मलबा हटाने की कोशिश की जाए तो गाज़ा शहर से सारा मलबा हटाने के लिए कम से कम भी 14 साल चाहिए होंगे। गाज़ा से सारी ही तारीखी इमारतें मिटा दी गई हैं। गाज़ा शहर राख और मलबे का ढेर बनने से पहले कैसा था, यहाँ 2023 और 2024 की बमबारी से पहले जिंदगी कैसी थी, आज की ये वीडियो आपको यही समझाएगी। आज मैं आपको ले चलूंगा गाज़ा में 550 साल पुराने सोने के उस बाजार में जो कि अब नहीं रहा। आज मैं आपको फलस्तीन का वो होटल भी दिखाऊंगा जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि उस होटल के नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी थी। उस होटल पर बमबारी करके उसे भी गिरा दिया गया है। आज मैं आपको गाज़ा में फिजाई हमलों से तबाह होने वाले 430 साल पुराने घर में भी ले चलूंगा और मैं उस इंसान के अल्फाज भी सुनाऊंगा जो उस घर में रहा करता था। आज मैं आपको गाज़ा की सबसे कदीम मस्जिद भी दिखाऊंगा जिसकी इमारत अब मौजूद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, 2023 और 2024 की इजरायली बमबारी से पहले वाले गाज़ा में चलते हैं। ये था गाज़ा का वो शानदार होटल जो इजरायली बमबारी के नतीजे में अभी कुछ दिन पहले ही तबाह हुआ है। इसे बहरा रूम के नीले पानियों के किनारे 2015 में खोला गया था। ये वही होटल है जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि हमास ने इस होटल के नीचे सुरंगें बना रखी थी। ये दावा भी किया गया कि सुरंगों में कुछ कमरे, हथियार और ड्रोन्स भी मौजूद थे। ये खबर भी दी गई कि हमास ने इजरायली फौज पर इसी होटल से एंटी टैंक मिसाइल भी बरसाए थे। ये फलस्तीन के महंगे 3 होटलों में से एक था। होटल का अपना स्विमिंग पूल भी था। होटल के कुछ कमरे से गाज़ा शहर का नजारा भी किया जा सकता था और कुछ कमरों से समुंदर का नजारा। जिन कमरों से गाज़ा शहर की इमारतें आंखों के सामने होती थी उन कमरों में एक रात रहने का किराया $100, जबकि जिन कमरों की खिड़कियों से समुंदर का नजारा किया जा सकता था उन कमरों का किराया $160 तक भी था। होटल में तुर्किश और मिस्री खाने भी पेश किए जाते थे। शराब पर पाबंदी थी, उसकी जगह जूस पेश किए जाते थे। जब ये दुनिया आपके और मेरे बिना पल रही थी, जब हमारे दुनिया में आने में अभी कई सदियां बाकी थी, तब 1476 में शेख शम्स नामी एक शख्स इसी शहर गाज़ा में रहा करता था। उसने तब लोगों के लिए गाज़ा में एक गोल्ड मार्केट तामीर करने का हुक्म दिया। ये थी वो गोल्ड मार्केट जो 547 सालों से यहाँ पर सोने का कारोबार जारी था। अभी चंद महीने पहले तक भी लोग यहाँ पर सोना खरीदने आते थे, लेकिन अब कोई चाहकर भी यहाँ से सोना खरीद नहीं पाएगा। अब यहाँ पर ना ही सोना है और ना ही ये बाजार है। बाजार और सोने की तो छोड़ें, इस बाजार से जिन लोगों का कारोबार जुड़ा था शायद उनमें से भी बहुत से लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। 7 दिसंबर 2023 को इजरायली फौज ने यहाँ पर बमबारी करके इस तारीखी बाजार को मिटा दिया। इस बाजार की दीवारों से लिपटे गुजरे जमाने के निशानात भी हमेशा हमेश के लिए मिटा दी वो सारी निशानियां जो पिछली 5 सदियों के लोग यहाँ अगलों के लिए छोड़ कर गए थे। लोग यहाँ सिर्फ सोना खरीदने नहीं आते थे, वो इस बाजार में आकर अंदाजा भी लगाते थे कि ये बाजार जिसने 15वीं सदी के लोगों का घर भी चलाया था, यहाँ पर उन लोगों की जिंदगियां कैसी होती होंगी। सदियों पुराने इस तारीखी बाजार का नाम सौक अल ज़हब था। इसे किसारिया मार्केट भी कहा जाता था। जिस दिन इजरायली फौज ने इस बाजार पर बमबारी की, उसी दिन इस बाजार से भी कहीं ज्यादा अहम और कहीं ज्यादा तारीखी जगह को भी निशाना बनाया गया था, और वो थी एक मस्जिद जो इस बाजार
के पास थी। इस बाजार के दुकानदार उसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। तो चलिए अब मैं आपको गाजा की वही तारीखी मस्जिद दिखाता हूँ। यह है मस्जिद अल उमरी, गाजा पट्टी में सबसे बड़ी और सबसे कदीम मस्जिद। फलस्तीन के लोग यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए आते थे, लेकिन 7 दिसंबर 2023 को इजरायली फौज ने बमबारी करके इस मस्जिद को शहीद कर दिया। अब यह मस्जिद मलबे का ढेर बन चुकी है। मस्जिद अल उमरी का ये मीनार जो रात होते ही सब्ज और सफेद रोशनियों से जगमगाया करता था, गाजा शहर को रोशनियों में नहलाया करता था, अब इसी शहर के साथ ही मलबे में तब्दील हो गया है। मस्जिद अल उमरी में नमाज पढ़ने का एक अपना ही लुत्फ था। ये कहना था फलस्तीन के शहरियों का। वो ये भी बताते हैं कि मस्जिद में दाखिल होते थे तो गैर मामूली सुकून मिलता था। मस्जिद अल उमरी कितनी कदीम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस मस्जिद में उन लोगों ने भी नमाज पढ़ी है जो 1345 में जिंदा थे और गाजा में अपनी जिंदगी जिया करते थे। आज अगर मस्जिद का ये मीनार नहीं, इस पर लगे लाउड स्पीकर से आजान की आवाज नहीं, तो क्या यहाँ आजान नहीं होगी? तो क्या लोग यहाँ सजदा करना छोड़ देंगे? ऐसा यहाँ पर तो हुआ नहीं। लोग अब मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर अजान देते हैं और मलबे पर ही नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद पर हलाकू खान की फौज ने भी हमला किया था। पहली जंगे अजीम में बरतानिया ने भी बर्बादी की, लेकिन गाजा के लोगों ने इसी जगह पर यह मस्जिद फिर से तामीर कर ली और इस जगह पर यह मस्जिद आप देखेंगे कि जल्द ही एक बार फिर से तामीर होगी। इस इमारत का नाम कसर अल बासा था। इसे पासाज पैलेस या नेपोलियंस फोर्ट भी कहा जाता था। ये गाजा में एक मशहूर अजायब घर था। दुनिया में वो 11 दिसंबर 2023 का दिन था जब इजराइल ने यहाँ पर बमबारी की थी। जिन्हें तारीख से लगाव नहीं, वो इस इमारत की अहमियत को नहीं समझेंगे। ये इमारत कभी इक्तिदार का मरकज थी। यहाँ गुजरी हुई सदियों के हुक्मरानों ने अपनी जिंदगी का वक्त गुजारा था। 13वीं सदी के लोग भी यहाँ पर आकर रहे थे। ये जुलाई 1790 की बात है। नेपोलियन मिस्र में सल्तनत उस्मानिया के लश्कर का मुकाबला करने के लिए गजा तक पहुंचा तो वो 3 रात इसी इमारत में रहा। इसी वजह से इस इमारत को नेपोलियन फोर्ट कहा जाता है। इस इमारत में दाखिल होते थे तो कदीम जमाने के लोगों के जेरे इस्तेमाल रहने वाली चीजें दिखाई देती थी। एक और इमारत जो इजरायली बमबारी से बच न पाई वो ये है। ये इमारत गाजा के समुद्री साहिल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बनाई गई थी। वो यही इमारत थी जहां कभी साबिक सदर बिल क्लिंटन और फलस्तीन के साबिक सदर यासिर अराफात की मुलाकात हुई थी। ये गाजा में एक काफी मरकज था। यहाँ पे एक नुमाइशी हाल भी था और यहाँ पर ही एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ पर कुछ पुरानी और नायाब किताबें भी थी। तारीख की किताबों से ही सिर्फ बीते वक्त का पता नहीं चलता, कदीम जमाने की बची हुई इमारतें और उनकी दीवारें भी तारीख बताती हैं। लेकिन गाजा में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ की कोई इमारत अब बीते वक्तों का पता नहीं देंगी। यहाँ की कोई इमारत अब गुजरे लोगों की तारीख नहीं बताएंगी। ये भी गाजा की एक ऐसी ही इमारत थी जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की तारीख बताती थी। इसने गाजा में बरसने वाली पिछली 4 सदियों की बारिशें देखी थी, इस शहर पर होने वाले जुल्म देखा था और इस शहर के तमाम ही मौसमों का मुकाबला किया था। असल में ये एक घर था जो कि 430 साल तक यहाँ पर रहने वालों की मुस्कुराहटों और उनके आंसुओं का गवाह था। इनका नाम मोहम्मद अल अलमी था। इजरायली हमलों के बाद इनका कुछ पता नहीं कि ये कहाँ हैं, लेकिन जब ये घर मौजूद था तब अलमी ने अपने इसी घर में खड़े होकर बताया था, मैं अपनी जिंदगी में जहाँ भी रहा मेरा सबसे अच्छा वक्त यहीं गुजरा। ये मेरे हमसायों का भी घर था। यहाँ पर उनकी शादियाँ हुई और यही घर उनके बुरे वक्तों में काम आया है। ये क्योंकि गाजा के पुराने घरों में से एक था, इसीलिए स्कूल के बच्चों समेत लोग दूर दराज से इस घर को देखने आते थे। घर के ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे थे और 2 कमरे पहली मंजिल पर थे। उनमें से एक कमरा ये था। इस कमरे के पीछे गाजा की 2 इमारतें नजर आ रही हैं। ये भी इजरायली बमबारी से मिट चुकी हैं। ये गाजा में वो जगह है जहाँ कभी सिर्फ समुंदर की लहरों का शोर सुनाई देता था, लेकिन अब यहाँ पर इजरायली बमबारी का शोर सुनाई देता है। यहाँ समुंदर में रोज सूरज डूबता हुआ नजर आता है और फिर निकल भी आता है, लेकिन बमबारी से बचे हुए फलस्तीन यहाँ पर उस सूरज के इंतजार में हैं जो उनके लिए आजादी और अमन की जिंदगी लेकर आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।